नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लोकसभा चुनाव में मतदान के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। देश के मतदाता भारी तादाद में घर से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, अपना बेहतर भविष्य चुनने के लिए। हर कोई इसी उम्मीद में है कि चुने हुए नेता अगले 5 साल में देश को और बेहतर बनाएंगे। नेता भी चमत्कार का भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच भारतीय राजनीति के कुछ नए शब्द हैं, जरा इन्हें भी सुन लीजिए। खलनायक, तानाशाह, असफल पति, नरभक्षी, मानसिक रूप से कमजोर, ताड़का, भस्मासुर, रावण, मेंढक, चूहा, पागल, कुत्ता, बंदर, ये शब्दावली यहीं खत्म नहीं होती है। हंसी भी आएगी और गुस्सा उससे कहीं ज्यादा आएगा। दरअसल ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे माननीय नेता एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं। वैसे ये बयान भी अब पुराने हो चुके हैं। नए बयानों में हमारे माननीय अप्रैल 2014 में भारत और पाकिस्तान का फिर से बंटवारा कर रहे हैं। भाजपा को वोट ना देने वालों को पाकिस्तान जाने की सलाह दी जा रही है। यानी 2009 के चुनाव में भाजपा को वोट ना देने वाले करीब 33 करोड़ भारतीयों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। वैसे पाकिस्तान की मौजूदा आबादी इससे आधी है, करीब 18 करोड़। बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारा कोई नेता अपने विरोधी को जमीन में गाड़ने की बात कर रहा है तो कोई अलग धर्मों के लोगों को अलग अलग इलाकों में रहने की बिन मांगी सलाह दे रहा है। हद तो यह कि गलती मानने की बजाय उल्टा चुनाव आयोग को ही अब कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। शायद यही कसर बची भी थी। मानो राजनीति को सबसे निचले स्तर तक ले जाने की कोई गला काट प्रतियोगिता चल रही हो और हर नेता इस प्रतियोगिता को जीतने को बेकरार। लेकिन इन सब के बीच आपसे जुड़े असली मुद्दे कहां हैं? अगर हैं तो नेता अपने चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर चुनावी रैलियां क्यों करते नहीं दिख रहे हैं? विकास, गरीबी, रोजगार, महंगाई से जुड़े मुद्दे लापता क्यों हैं? क्या धर्म और जाति आधारित राजनीति के साथ साथ ऐसी शब्दावली ही चुनावी जीत का असली मंत्र है? क्या 2014 का आम चुनाव इन्हीं बयानों के जरिए लड़ा जाना है? भारतीय मीडिया ऐसी खबरों को कहीं जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं दिखा रहा है। क्या आगे ऐसा नहीं होगा, ये तय माना जा सकता है? अगर नहीं तो क्या मान लें कि हमारे नेताओं का एक तबका कतई गंभीर नहीं है? वैसे पिछले हफ्ते लोकमंच में हमने इसी मुद्दे को उठाया था। कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ताओं ने ऐसे बयानों की आलोचना भी की थी, पर शायद वह मीडिया को दिए जाने वाला रस्मदायगी बयान भर था। इन सब के बीच ऐसे 10, 20, 50 नेता भारतीय राजनीति की साख पर सवाल तो खड़े नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग के पास ऐसे नेताओं के खिलाफ कदम उठाने के लिए क्या विकल्प बचते हैं? इसी 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन को इस मुद्दे पर विचार करने को कहा है। तो राजनीतिक बयानबाजी कैसी हो, क्या इसे लेकर अब नए सिरे से सोचे जाने की जरूरत आन पड़ी है? क्या लोकतंत्र का परिपक्व होना इसे ही कहते हैं? यही सब कुछ समझने की कोशिश आज लोकमंच में। तो जुबान की जंग जो दिख रही है आम चुनाव 2014 में, इसके क्या कुछ मायने हैं, यही समझने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं अनिल वर्मा जी, आप एडीआर से जुड़े हुए हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। यही वो संस्था है जो बताती है कि हमारे कितने उम्मीदवार करोड़पति हैं, कितने उम्मीदवार दागी हैं। मकसद यही होता है कि आप सोच समझ के अपनी वोट का फैसला लें। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है इन बयानों के बीच? हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश पेडनेकर सर, आपका भी लंबा अनुभव है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और हमारे साथ जुड़ेंगे एक और वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर जी, आप नेशनल ब्यूरो चीफ हैं, दैनिक जागरण समाचार पत्र के, भारतीय राजनीति को काफी करीब से समझने की कोशिश कर रहे हैं आप भी लंबे समय से। राजकिशोर सर, क्या लोकतंत्र का परिपक्व होना इसे ही कहते हैं? देखिए, अभी जिस तरीके की शब्दावली आपने दिखाई उसके बाद ऐसे हैं जो हम दिखाई नहीं सकते। हाँ, मुझे भी मालूम है, दुर्भाग्य से हम भी यही सुन रहे हैं और उसको जज भी करना पड़ रहा है। लेकिन लगता है कि ये जो सड़क छाप शब्दावली, ये जो सियासत के पाठ्यक्रम की हमारे घरों में पहुंच रही, हमारे बच्चों तक पहुंच रही हैं, तो बस अब तो यही ईश्वर से हम कामना करते हैं कि जल्दी जल्दी चुनाव समाप्त हो जाएं, वरना पता नहीं अब किस किस तरीके की भाषा हमारे घर पर पहुंचेगी। क्योंकि चुनाव जो होता है वो होता है एक सरकार के काम का और कामकाज का आकलन या समीक्षा, या दूसरी सरकार का जो एक एजेंडा होता है दूसरी पार्टी का, तमाम दलों का। तो वो सारे मुद्दे तो गौड़ हो चुके हैं, उन पर कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। बात तो आपने जैसा कहा पाकिस्तान की हो रही है और कुछ बहुत अभिनव शब्दावली जो बहुत एक दूसरे पर इस्तेमाल की जा रही, कीचड़ उछाला जा रहा, उस पर बात हो रही है। और उस पर भी कहा जाता है कि जितना कीचड़ उछालोगे उतनी चीजें खिलेंगी। तो इस तरीके के जवाब भी वैसे ही आ रहे हैं। तो ये परिपक्वता की ओर बढ़ने के पहले का एक संक्रमण काल इसको देखें या क्या देखें, लेकिन चुनाव में इतनी गाली गलौज,
इतना, जिसको हम लोग पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं कि ये चुनाव हम लोग दरअसल 2 साल पहले से शुरू कर चुके थे, गुजरात के इलेक्शंस के बाद से शुरू कर चुके थे। उसके बाद से टेम्पो बनाते 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 विकास मुद्दे इनका सब करते करते अंततः ये व्यक्ति केंद्रित चुनाव हो गया है। अगर आप देखें तो पूरा व्यक्तित्वों पर ये चुनाव पूरा केंद्रित हो गया, चाहे उधर नरेंद्र मोदी हो, चाहे उधर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह या ममता बनर्जी, किसी का भी नाम सब में छटपटाहट है कि मीडिया में कैसे आए, तो बिल्कुल, तो इसमें एक होड़ लगी हुई है कि किसी भी तरीके से सामने आगे आया जाए, और इसमें वो सारी मर्यादाएं लांघ रहे हैं, सब कुछ भूले जा रहे हैं, और उसी का नतीजा है। ठीक बात सर। क्या हम जब 6 दशक होते हैं भारतीय लोकतंत्र के, तो ये मानकर चलते हैं कि अभी शुरुआत है, धीरे धीरे स्थितियां और बेहतर होंगी। क्या इसी सही दिशा में हम जा रहे हैं? क्या इसी तरीके से हम परिपक्वता की ओर आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम मान लें कि सब कुछ ठीक है भारतीय राजनीति में? देखिए, इसे कुछ भी कहा जा सकता है, पर परिपक्वता तो नहीं कहा जा सकता। और मुझे ऐसा लगता है हमारे देश की राजनीति बड़ी अजीब है। हमारे यहाँ जो है होली लगता है कई बार साल भर चलती रहती है राजनीति के अंदर, केवल आरोप प्रत्यारोप, इन्हीं की राजनीति जो है साल भर होती रहती है। आप किसी से भी देख लीजिए, पता चला कि जो है इस तरह के आरोप और प्रत्यारोपों का ही दौर चलता रहता है। और जब चुनाव आते हैं तो जो कहते हैं ना कि करेला और नीम चढ़ा, तो ऐसी हालत हो जाती है। तब तो आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जो चलता है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हम चुनाव से ये उम्मीद करते हैं कि लोग एक दूसरे की नीतियों के बारे में बातचीत करें। हम लोग उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल कार्यक्रमों के बारे में बातचीत करें। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता है, पर इन सब के ऊपर जो है केवल एक दूसरे की पगड़ी उछालना, कीचड़ उछालना, यही जो है वो हावी हो जाता है। आप अगर पिछले दिनों के जो है बयानों को देख लीजिए, तो कितने सारे नेताओं ने जो है दूसरे नेता के बारे में ये कहा होगा कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और इनको जो है वो इलाज कराना चाहिए। और मुझे कई बार लगता है कि इतने सारे नेता जो है एक दूसरे के बारे में ऐसा कह चुके हैं कि कभी कभी तो लगता है कि सारी राजनीति जो है वो दिमागी अस्पताल बन जाएगी, या शायद सारी राजनीति ऐसी ही है जो केवल जो है आरोपों का खेल खेलती है, जो पगड़ी उछालने का खेल खेलती है। मुझे लगता है कि ये कोई स्वस्थ राजनीति की निशानी नहीं है। होना ये चाहिए कि जो है वो अपना एजेंडा हर पार्टी स्पष्ट करे, दूसरे के एजेंडे में क्या गड़बड़ियां हैं ये बताए, पर इस सारे मामले में जो है बात तो क्या हमारे नेता समझदार नहीं है? वो समझ नहीं पा रहे हैं कि चुनावों में क्या कुछ होता है, या सब कुछ बहुत सोच समझकर किया जा रहा है, क्या कुछ इसका राजनीतिक लाभ होगा, इसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन इन सब के बीच में अनिल वर्मा जी, आपसे भी समझना चाहूंगा, आपकी संस्था तमाम तरीके के आंकड़े जारी करती है, तमाम स्टडी करती है, ये बताने के लिए कि मतदाता जागरूक हो। आपको लगता है कि आपके इस पूरे अभियान का कुछ भी सकारात्मक असर दिखता है इस तरीके की बयानों की राजनीति के बीच में? बयानों की राजनीति में तो इस प्रकार का कोई असर हमें नहीं नज़र आ रहा। और जैसे पार्लियामेंट, लोकसभा के अंदर जिस तरीके का व्यवहार एक दूसरे से करते हैं पार्टियां, उसी प्रकार से आप बाहर देख रहे हैं कि किस तरीके का हो रहा है। और अगर आंकड़े में बताऊं आपको, तो 2009 में लोकसभा में 31% लोग ऐसे थे जिनके क्रिमिनल केसेस थे जी। और 2014 की जो अभी लोकसभा समाप्त हुई है उसमें 30% थे। और यदि पूरे भारतवर्ष की असेंबलीज, विधानसभा का वो देखें तो उसमें 31% थे। मतलब यानी हर 3 में से एक नेता आपराधिक पृष्ठभूमि का है जी। और अभी तक जो हमने एनालिसिस कर चुके हैं, छठे फेज तक के जितने भी नॉमिनेशन पेपर्स और एफिडेविट्स जमा हो चुके हैं, तो तकरीबन 349 कंस्टिट्यूएंसीज का ऑलरेडी हमने विश्लेषण कर लिया है। उसमें कैसे माननीय उसमें तकरीबन 18% एवरेज अभी आ रहा है जो कि लोगों का क्रिमिनल केसेस है। ठीक है, ये 6 चरणों की स्थिति है जी। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो तमाम आंकड़े हैं 30%, 31%, 18%, जब किसी धर्म या जाति का नेता कोई बयान देता है, तो क्या उस धर्म और जाति के लोग इस बात का एहसास करते हैं कि ये जो कह रहा है गलत है, हमको इसकी बात को नहीं सुनना है, हमें एडीआर के आंकड़ों को दिमाग में रखना है, इसके द्वारा दिए गए एफिडेविट को दिमाग में रखना है, या फिर वो घूम फिरकर उसी धर्म जाति की दलदल में फंस जाते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? मैं आपको अभी हमने एक सर्वे किया था जिसको कि एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, और दक्ष एक कंपनी है बैंगलोर की, जिसके साथ मिलकर किया था, जो कि 530 कंस्टिट्यूएंसीज में पूरे भारतवर्ष में, जिसमें हर एक कंस्टिट्यूएंसी से 500 लोग थे, तो तकरीबन 2.5 लाख लोगों को हमने चीजें पूछी थी। उसमें कुछ सवाल ये भी थे
कि एक मतदाता वोट क्यों करता है। तो उसमें हमने ये पूछा था कि एक वो पावरफुल आदमी है इसलिए करते हैं, आपका वो पार्टी की वजह से करते हैं, या उसके पार्टी का प्रधानमंत्री का वो कौन है, आप कास्ट की वजह से करते हैं, रिलीजन की वजह से करते हैं। क्या नतीजे आए सबसे ज्यादा? तो इसके काफी मिक्स्ड वो हैं, हर एक स्टेट में थोड़ा थोड़ा अलग वो था, लेकिन ज्यादातर जो ये उसके नंबर 1 जो रीजन निकला वो यही आया कि जो हमारे कंस्टिट्यूएंसी में काम करता है, जो डेवलपमेंट का काम करके दिखाता है, हम उसी को वोट देते हैं। यानी विकास बड़ा मुद्दा है विकास बहुत बड़ा मुद्दा हिसाब से। राजकिशोर सर, इन बयानों के बीच 2014 के चुनाव में आपको लगता है कि विकास का मुद्दा कहीं टिकता है? नहीं, निश्चित रूप से विकास मुद्दा है। बयानबाजी भले ही चाहे जितनी हो, लेकिन निश्चित रूप से अंततः जब वोटर निकलेगा तो वो विकास के नाम पे निकलेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूं 2004 का और 2009 का। 2004 में आप याद करिए, गांधी परिवार जो फर्स्ट फैमिली कांग्रेस की है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने बहुत से प्रहार किए थे, और मतलब बिलो बेल्ट प्रहार किए थे, अमर्यादित आचरण था वो। उसको लेकर उस समय के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको भी ताकीद करनी पड़ी थी और अफसोस जताया था उन्होंने कि इस तरीके की शब्दावली हमारे यहां से हो रही है। अंततः जब नतीजे आए तो ये माना गया कि ये हिंदुस्तान की जनता ने इस भाषा को अंगीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया है, ये उसके खिलाफ जनादेश है। इसको इस तरीके 2009 में भी अगर आप याद करें तो मौन प्रधानमंत्री पे तमाम इस तरीके की आरोप लगे थे, और लौह पुरुष और इस तरीके की तमाम चीजें आई थी, शब्दावली उस समय भी बहुत कुछ कहा गया था, लेकिन उस समय भी इस तरीके के। अच्छी बात है सर जो आप कह रहे हैं कि विकास मुद्दा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। आपको लगता है कि विकास मुद्दा कहीं टिकता है या ध्रुवीकरण ही बड़ी चीज है? नहीं, उत्तर प्रदेश के मामले में कम से कम ऐसा लगता है कि भले ही विकास की जमीन भले दिखाई जा रही हो, एक झुंझुना भले दिखाया जा रहा हो, लेकिन वो है पूरा पोलराइजेशन ही। वो चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, कोई भी कम नहीं है, सब में होड़ लगी हुई है। बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक और जाति ध्रुवीकरण भी हो रहा है, जिसको बोलते हैं आप, सिर्फ ये धार्मिक आधार पर नहीं हो रहा, सांप्रदायिक आधार पर नहीं हो रहा, जातीय आधार पर भी हो रहा कि उन्होंने इतने अमुक इस कास्ट को इतना टिकट नहीं दिए, इतने लोगों को इनको टिकट नहीं दिया गया, इस तरीके के आंकड़े बताए जा रहे हैं। और जो इनके कार्यकर्ता तमाम दलों के हैं वो जा जाके जनता के बीच में बता रहे हैं और भरी सभाओं में ये बात कर रहे हैं कि देखिए इस हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, इस तरीके का जो वो कर रहे हैं। तो नेगेटिव कैंपेन कई बार लगता है कि चर्चा में जल्दी आ जाता है और फिलहाल लगता है कि वो कारगर होता साबित हो रहा। अब असली परीक्षा वोटर्स की है, यही एक मौका होता है कि जब वोटर इस तरीके के अभियान पर जवाब दें और ये बताएं कि नहीं, हमें ये स्वीकार्य नहीं है। ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या वोटर इतना परिपक्व आपको लगता है 2014 में ईमानदारी से कि वो धर्म जाति के चक्कर को से ऊपर उठ के विकास जैसे बुनियादी मुद्दे पर ही वोट डालने जाएगा, वो भूल जाएगा कि उसकी धर्म और जाति के नेता ने क्या बयान दिया है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है धर्म और जाति निश्चित रूप से इसको कैटलिस्ट डाला जा रहा है, उत्प्रेरक डाला जा रहा है, आग में घी डालने का काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे जो मूल मुद्दा होगा, कहीं ना कहीं उसमें विकास और उनकी जो अपनी जरूरतें, जो उनके अपने सपने हैं, कि वो कौन पूरा कर पा रहा है। देखिए, एक बात तो है, लगातार जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो परफॉर्मेंस पे या किसी करप्शन पे इसके खिलाफ आए थे? ठीक, आप ये भी देखना पड़ता है कि आपके पास उपलब्ध विकल्प क्या है। बिल्कुल, तो उन विकल्पों में जो उनके पास बेहतर विकल्प होगा, वो निश्चित रूप से, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है। शकील अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर शकील अहमद, हम चर्चा कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तमाम नेता जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, जिसकी आलोचना लगातार हो रही है, आपको लगता है कि नासमझी है या बहुत सोच समझकर आप लोग बयान देते हैं? नहीं, देखिए, हम लोगों का बयान कभी ऐसा नहीं होता है जो समाज को बांटने का, देश को बांटने वाला हो। जी, जो आप मेरे ख्याल में ये गिरिराज सिंह जी के बयान से ये सब बातें जो सामने आई हैं। जी, मैं ट्विटर पर भी हूं, मैंने आज ट्वीट किया है कि अ ट्रबल इंडिया अंडर नरेंद्र मोदी विल सूट पाकिस्तान मोर देन ए पीसफुल इंडिया अंडर यूपीए और कांग्रेस। जी, और गिरिराज सिंह एंड बीजेपी आर फूलिंग देयर ओन सपोर्टर्स। अपने ही समर्थकों को ये मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और पाकिस्तान तो क्रिएट ही हुआ कॉमनल फ्रेंजी की वजह से, जो भारत में ये हुआ उसी की वजह से पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ। ठीक बात है। पाकिस्तान तो हमेशा चाहता है कि भारत में उस तरह का माहौल हो जो आज नरेंद्र मोदी और गिरिराज सिंह जी और राजनाथ सिंह और उनके चट्टे बट्टे बनाना चाहते हैं। जी, पाकिस्तान को तो ऑलवेज हिंदुस्तान में, जब मैंने कांग्रेस प्रवक्ता की हैसियत से ऑन रिकॉर्ड कहा है
कि जब जब इस देश में सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो दो तरह के लोग बहुत खुश होते हैं जी। पाकिस्तान का आईएसआई और भारत का भाजपाई। एक को पैसा कमाता है, ये मुस्लिम देशों में चंदा करके पाकिस्तान के, हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, और इनको वोट बढ़ता है जब सांप्रदायिक पोलराइजेशन होता है। बीजेपी के जो एमपी जिन्होंने यूट्यूब पर तालिबान का पोजीशन डाल दिया था, जो आप कह रहे हैं डॉक्टर शकील अहमद, उसको मुजफ्फरनगर वाले में उसको इन्होंने मोदी जी के मंच पर सम्मानित किया। दोनों डॉक्टर शकील अहमद, जो आप कह रहे हैं उससे सांप्रदायिकता से फायदा होता है पाकिस्तानियों को भी और भाजपाइयों को भी। ठीक है सर, लेकिन जो आप कह रहे हैं उससे हम कम से कम इतना तो मान लें, और हमारे दर्शक भी, कि इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए भारतीय राजनीति में। आप निंदा करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो भी ये करता है समाज को बांटने के लिए, वोट आप मांगिए, गवर्नेंस पे मांगिए, इस पे मांगिए, विकास पे मांगिए, सरकार के फेलियर पे मांगिए, आपने जो अचीवमेंट किया है उस पे मांगिए, लेकिन आप बिल्कुल सांप्रदायिकता करने की, जो हमको वोट नहीं देगा वो पाकिस्तानी है। ठीक है। तो आपने तो भारत की मेजोरिटी को कह दिया पाकिस्तानी है, इसलिए कि आज तक कभी भाजपा को बहुमत नहीं मिला इस देश में, तो सारा जो मेजोरिटी है भारत का वो सब पाकिस्तानी है, यही कहना चाहते हैं। डॉक्टर शकील अहमद, 1 मिनट आप मुझे और सुन लें, कुछ शब्द मैं आपको भी सुनाना चाहूंगा। नरभक्षी, गंगू तेली, खलनायक, मेंढक, पागल कुत्ता, भस्मासुर, हिटलर, वायरस, फेल्ड हस्बैंड, दाऊद इब्राहिम, लहू पुरुष, गंदी नाली का कीड़ा, रावण और मौत का सौदागर, ये कुछ ऐसे शब्द हैं सर जो आपकी पार्टी के नेताओं ने कहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये व्यक्तिगत आरोप हो सकता है, किसी ये ठीक है, भक्षी कहते हैं, ये समाज इससे नहीं बढ़ता है जी। किसी को आप लहू पुरुष कहते हैं इसलिए कि उन्होंने दंगा भड़काया और फैलाया, लेकिन समाज को बांटने की बात ये नहीं है इसमें। और ये भी शब्द नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि जिसने भी इस्तेमाल किया है जी, अगर किसी चीज के जवाब में इस्तेमाल किया होगा, ये तो आपने कह दिया कि इन लोगों ने किस चीज के जवाब में उन्होंने ये इस्तेमाल किया है, ये भी बताना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने गलत बात कही तो उसके जवाब में हम भी गलत बात कहे। अगर आंख के बदले हम आंख फोड़ने लगेंगे तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। बिल्कुल, तो हम मान लें कि जितनी परिपक्वता की, इसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन सर जितनी परिपक्वता की कमी आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में है, व्यक्तिगत आप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन समाज को बांटने वाला, समाज को लड़ाने वाला जी, वो इस तरह का बयान कांग्रेस पार्टी का कोई नहीं दे सकता। डॉक्टर शकील अहमद, तो हम ये मान लें कि जितनी परिपक्वता की कमी आपके हिसाब से बीजेपी में है, लगभग उसी कसौटी पर कांग्रेस पार्टी भी आगे जा रही है। इमरान मसूद का बयान में भूल गया इसमें। मैं वही कह रहा हूं कि बिल्कुल वो संदर्भ दूसरा होगा और ये व्यक्तिगत आक्षेप है, लेकिन किसी पूरे समाज को जो हमको वोट नहीं देता है, सब पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान को चाहता ही है कि भारत में सांप्रदायिकता फैले, सांप्रदायिकता बढ़े, उसको फायदा होगा। डॉक्टर शकील अहमद, वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर जी हैं, वो शायद आपसे इस स्थिति को स्पष्ट करवाना चाह रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, ये ठीक है, कई बार व्यक्तिगत रूप से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन जब कांग्रेस के डायस पर बैठकर यमराज कहा जाए या इस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल हो तो उसको आप क्या कहेंगे? वो कहें तो गलत, आप कहें तो सही, मतलब अपने हिसाब से तर्क क्यों रखते हैं सर? मानिए कि हाँ गलती हुई है, आगे ऐसा नहीं होगा। देखिए, जहां तक आप यमराज शब्द का इस्तेमाल शायद नहीं हुआ था, जहां तक मुझको संदर्भ याद है जी, कहा गया था भैंस पर बैठ के आने को, उसको पत्रकार मध्यों ने हम लोगों को जोड़ दिया कि यमराज भैंस पर विष्णु भगवान तो बैठकर नहीं आते हैं। ठीक है, जो भी शब्दावली है मैं इसको इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ जी, मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। और लेकिन ये सब किसी को यमराज कह दिया तो ये व्यक्तिगत है, ठीक है, समाज नहीं लड़ता है। लेकिन सर, आप जो समाज को लड़ाने की बात कर रहे हैं, मैं उसकी ज्यादा बड़ी निंदा करता हूं। ये भी कोई बहुत उचित बात नहीं है। ठीक है, ये अपने तरीके से चीजों को परिभाषित करना है, लेकिन बहुत संक्षेप में अपने दर्शकों के लिए क्या मैं ये मानकर चलूं कि आप भरोसा दिला सकेंगे कि इस पूरे चुनाव में, जब 3-4 चरणों का मतदान होना बाकी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आगे ऐसा कोई बयान नहीं आएगा? एक वरिष्ठ नेता के तौर पर क्या आप भरोसा दिला सकते हैं? नहीं, हम लोगों ने बिल्कुल कहा है, और आपने देखा होगा कि इस चुनाव में जो मोदी जी ने जो शब्दावली इस्तेमाल की है जी, उसके बाद कुछ लोगों ने आवेश में कह दिया होगा। सर क्या ये भी परिपक्वता है कि अगर कोई कुछ कहे तो आप भी कुछ कहें? हम बहुत सॉफ्ट हैं, हम आक्रमण नहीं कर रहे हैं, अच्छा, इसलिए ये कहना पड़ रहा है। इस पर ऑफ द मोमेंट में किसी हमारे नेता ने कह दिया हो, लेकिन हम लोग उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं, और कोशिश होनी चाहिए कि असभ्य भाषा का इस्तेमाल राजनीति में नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, कांग्रेस का एजेंडा और कांग्रेस की भाषा भी नरेंद्र मोदी तय कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा, फिर आपने भी कह दिया ये संदेश देने के लिए कि आप सॉफ्ट नहीं हैं। दूसरे लोग भी कुछ बोल देते हैं, तो इसलिए मैंने आज ही ट्वीट किया है कि अपने समर्थकों को ही भाजपा और गिरिराज सिंह बेवकूफ बनाना चाहते हैं, इसलिए
कि पाकिस्तान तो खुश होता है जब दंगे होते हैं। ठीक है सर, लेकिन ये अफसोस की बात है कि इस तरीके के बयान हमारे राजनेता दे रहे हैं, जिनको आदर्श माना जाता है, जिनको नीति निर्माता कहा जाता है, जिनको औसतन 18 लाख मतदाता एक संसदीय क्षेत्र से चुनकर भेजते हैं कि वो उनकी बेहतरी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर कार्यक्रम में समय निकालने के लिए। इसी के साथ हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से भी समझने की कोशिश करेंगे उनके तर्क क्या है, हो सकता है वो भी अपनी इन बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे माननीय बयान दे रहे हैं, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वास्तव में ये नासमझी में हो रहा है या बहुत सोच समझकर दिया जा रहा है? और अगर सोच समझकर दिया जा रहा है तो क्या हम नहीं मान लें कि भारतीय राजनीति की साख पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं ये 10, 20, 50 नेता? चुनाव आयोग के पास क्या कुछ विकल्प बचते हैं? मतदाता क्या कुछ कर सकता है? यही सब कुछ समझने की कोशिश आज लोकमंच में। सतीश सर, जो बात ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर शकील अहमद कह रहे थे, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि चूंकि बीजेपी के नेता ने कुछ कह दिया तो ये संदेश ना जाए कि कांग्रेस के नेता बहुत सॉफ्ट हैं, जैसा मौन को लेकर 2009 में होता था? सिर्फ इसी को ध्यान में रखकर राजनीति आगे बढ़ेगी, कांग्रेस के नेताओं को कहना पड़ेगा इस तर्क के साथ कि हाँ हम कुछ कहेंगे? हाँ, ये तो है ही उसमें। और शायद देखो इसमें एक बात है कि लोगों को लगता है कि वो तल्ख बात कहेंगे तो लोगों के दिमाग तक बड़े जल्दी पहुंचेगी। ऐसा होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, पर लोगों को ये एक धारणा है कि बड़ी कड़वी बात कही है ना, तो जो है वो लोगों के दिमाग में जल्दी उतरेगी। ये एक उसमें लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी को अगर भारतीय जनता पार्टी से एक तरीके से उदाहरण लेना पड़े और उसी तर्ज पे आगे चलना पड़े, कम से कम इन शब्दावली और बयानों को लेकर, आपको नहीं लगता ये अफसोस की बात है? एग्जाम्पल तो उन्हें सेट करना चाहिए। मुझे लगता है ये सब पहले भी होता होगा, पर पहले चुनाव आयोग नहीं था। वही जो है, जैसे आपको बताऊं, जैसे ठाकरे जब बंबई में भाषण देते थे ना, तो ठाकरे की को लोग पसंद ही इसलिए करते थे कि उनकी भाषा में इस तरह की हल्की फुल्की चीजें बहुत हुआ करती थी। ठीक है। और एक बार तो आपको बताऊं कि ठाकरे पर तो 6 साल के लिए पाबंदी लग गई थी, मतलब जो है वोट देने पर तो अभी समय आ गया है कि ऐसे जो 10, 20, 50 लोग हैं इन पर भी कुछ ऐसा सख्त कदम उठाया जाए कि ना आप चुनाव लड़ेंगे, ना आप वोट डालेंगे। है उसको अगर फॉलो किया जाए ना। दिक्कत क्या है कि चुनाव आयोग नहीं कर सकता, पर वो कार्रवाई तो चलती रहती है कोर्ट में, और जो है वो अगर कोई पूरी तरह से फॉलो करे और बताए कि इससे नफरत फैलती है, ये विरोधी बेल्ट है, तो हो सकता है कि जो है 3-4 साल बाद जो है उस पर पाबंदी लग जाए। अनिल जी, आपको लगता है कि ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है? जो नेता इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, क्यों ना उन पर ऐसा ही प्रतिबंध लगे जैसे 1999 में एक नेता पर लगा कि आप 6 साल तक ना तो वोट डालेंगे ना ही चुनाव लड़ेंगे? जी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा लीगल पोजीशन बताना चाहूंगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करता है, और उसमें से एक प्राविधान ये भी है कि यदि कोई कैंडिडेट किसी दूसरे की डेफेमेटरी बातचीत करते हैं और दूसरे कैंडिडेट को लगता है कि उसकी वजह से वो चुनाव हार गया है, तो वो कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे कुछ केसेस पहले हुए थे, एक 1990 में हुआ था और एक 1994 में बाला साहेब विखे पाटिल का केस हुआ था जी। लेकिन देखने में यह आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका थोड़ा लीनियंट व्यू लिया है और उसने एक्सप्लेन किया कि ये क्यों किया है। उन्होंने एक तो ये बोला कि जो नॉर्मल डिफेमेशन केसेस होते हैं, चुनाव के दौरान जो बातचीत की जाती है आपस में, कैंडिडेट्स एक दूसरे के बारे में बोलती हैं, पार्टियां एक दूसरे के बारे में बोलती हैं, उसको उतनी ही उसी नज़र से नहीं देखना चाहिए। ठीक है। यदि आप प्रूव कर सकते हैं कि उसने कुछ फैक्ट्स जो पेश किए थे वो गलत थे और उसकी वजह से वो चुनाव हारा है, प्रूव करना ही समस्या है, तब उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक बात है। निचले स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर साबित करना ही अपने आप में बड़ी समस्या है। माफ कीजिए, एक छोटा सा यहाँ पर हमें आपको रोकना होगा थोड़ी देर के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामेश्वर चौरसिया जी भी जुड़ चुके हैं। रामेश्वर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
अफसोस की बात यह है कि आज हम चर्चा कर रहे हैं नेताओं के उन बयानों पर जो हाल ही के दिनों में आए हैं, और उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान ही नहीं है, बाकी राजनीतिक दलों के बयान भी हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये बेहद अफसोस की बात है और इससे बचा जा सकता है? जब आप ये उम्मीद करते हैं कि जनता आपका सम्मान करे, तो फिर आप भी कुछ इस तरीके के आदर्श स्थापित करें, जो ऐसा होता नहीं दिख रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जहां तक मेरा मत है, मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूं, क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे मजबूत लोकतांत्रिक प्रणाली है जी। लेकिन याद रखना चाहिए कि पहले जिस तरह के नेताओं का स्टैंडर्ड और बोली का स्टैंडर्ड होता था, जिस तरह के भाव होते थे, आज वो देखने को नहीं मिल रहा है जी। और आपने सही बोला, ये सिर्फ किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, लेकिन किसी भी पार्टी में कोई भी व्यक्ति बोलता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा पार्टी को भी सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव आयोग तो है ही जी, लेकिन उस व्यक्ति को भी समझना चाहिए कि इतने बड़े लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वो रह रहा है, वो जो बातें कर रहा है वो देश तक नहीं है, वो कंस्टिट्यूएंसी तक नहीं है। आज कम्युनिकेशन और मीडिया का जमाना है, इंटरनेट के थ्रू, टीवी के थ्रू वो पूरे दुनिया में जाता है। ठीक बात है। क्या दुनिया के लोग हमारे बारे में क्या इमेज बनाएंगे? दुनिया में भी डेमोक्रेसी में प्रचार होता है, ठीक बात। लेकिन जिस तरह की भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसमें यह समझना पड़ेगा। देखिए, नेताओं की जो, सर माफ कीजिए, बीच में आपको रोक रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं, माफ कीजिए सर, बीच में आपको रोक रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं वो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या हम मान लें कि आप ये चाहते हैं कि गिरिराज सिंह जी के खिलाफ पार्टी के स्तर से कुछ सख्त कदम उठना चाहिए? देखिए, गिरिराज सिंह का जहां तक सवाल है, आपके बिहार के भी नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं कि हम इससे सहमत नहीं है जी, उनका व्यक्तिगत बयान है, क्योंकि इस तरह की भाषा को किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई कोई जायज ठहरा ही नहीं सकता। हाँ, ये बात सही है, ये एक अलग विषय है कि देखिए, किसी भी देश के बारे में कहें तो बाहर की कुछ शक्तियां लगी रहती है उस देश को अस्थिर करने के लिए। भारत के बारे में मालूम है, उन्हीं शक्तियों से प्रभावित हो रहे हैं क्या आपके नेता? अलग जी, क्या उन्हीं शक्तियों से प्रभावित हो रहे हैं आपके नेता? नहीं, मैं वो दूसरी चीज बोल रहा हूँ जी, प्लीज उसको दूसरे ढंग से। मैं कह रहा हूँ कि ये बात सही है, बाहर की कुछ, जैसे अभी आतंकवाद की घटना हुई, बम ब्लास्ट पटना में भी हुआ, ये है, कुछ ऐसी ताकतें हैं, उनसे हम सख्ती से निपटेंगे, लेकिन उसके लिए वैसी भाषा का प्रयोग करें, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ और हमारी पार्टी भी सहमत नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल दिए तो फिर कुछ बचता नहीं है। ठीक है, बोल देने से फिर कुछ नहीं बचता है। सर, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं सतीश पेडनेकर जी, वो कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। सतीश जी। नहीं, आप कह रहे हैं कि जो गिरिराज किशोर का बयान है वो आपकी पार्टी के अनुकूल नहीं। गिरिराज सिंह जी, तो इसके बावजूद भी जो है आप उनको पार्टी में क्यों रखे हुए हैं, क्यों उनको उम्मीदवार बनाए हुए हैं? आप उनको अपनी पार्टी से निकालते क्यों नहीं है इस तरह का बयान? जो सीधा मतलब है सर इसका ये कि 2014 में जिससे सारे देश में हलचल मच गई है, ठीक बात, और सारे ऐसे व्यक्ति को क्यों आप उम्मीदवार बनाए हुए हैं? रामेश्वर जी, 2014 में जब मुल्क का विभाजन हो रहा हो। एक मिनट, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आपने देखा, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वार्निंग तक दी है उनको, और हमारे प्रदेश के नेताओं ने भी दी है। अगर एक गलती कर दी, एक कर दी है, तो एक तो समय किसी को भी अवसर देना चाहिए। ये बात सही बात है। सर, ऐसी ही कुछ बात मुलायम सिंह यादव करते हैं, ऐसी बात कुछ आप कर रहे हैं, फिर कैसे नेताओं के प्रति विश्वास कैसे पैदा हो? राजकिशोर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक जागरण के। सर, एक सवाल और, रामेश्वर जी, नहीं, एक सवाल और है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने के बाद भी वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। और दूसरी बात, आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जब ये कहते हैं कि राहुल गांधी जगह जगह जाकर जब वो कहते हैं कि हमने ये दिया और हमने आपको ये हक दिया, तो वो संविधान का बाबा अंबेडकर साहब का अपमान करते हैं। लेकिन जिन 33 करोड़ लोगों ने वोट नहीं दिया उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, तो 33 करोड़ लोगों का और इस भारतीय जनता का अपमान नहीं है? तो ये ज्यादा बड़ा अपराध है या वो ज्यादा बड़ा अपराध है? तो क्या आपको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? सिर्फ कहने भर से काम कैसे? मैं देखिए राजकुमार जी, पहले राजकिशोर जी, पार्टी ने किनारा ही नहीं किया, हमारे अध्यक्ष ने फटकार भी लगाई, वार्निंग भी दिया, और वो किस सेंस में कहे तो उनके कहने का जो भी सेंस हो, हम उससे कतई एग्री नहीं करते। अध्यक्ष आपके इतने निरीह हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो सही कहे हैं। नहीं, हम उसको सही ठहरा भी नहीं सकते हैं, हम ठहराते भी नहीं है। तो कार्रवाई तो कुछ करिए। नहीं, देख लीजिए, वो जो संदर्भ में सही कर रहे हैं वो एक अलग मामला है। उनका कहना है कि जो पटना में बम ब्लास्ट हुआ ऐसी शक्तियां, वो एक अलग विषय है। उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि इस तरह की भाषा हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शोभा नहीं देती है। आपकी बात से एकदम मैं सहमत हूं कि हमने ही नेताओं के स्टैंडर्ड को गिराया है, अपने वचन से, अपने बोल से हमने अपनी किरकिरी कराई है। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना। और आपके हिसाब से वो गिरिराज सिंह ने भी किया है? भी बोलते रहे, आपको बता दें, आपके हिसाब से वो गिरिराज सिंह जी ने भी किया है और अमित शाह जी ने भी किया है?
देखिए अमित शाह जी का जहां तक देखिए वो वोट से बदले की बात कर रहे थे, एक अमित शाह जी को ऐसे नहीं आपको जोड़ना चाहिए। चुनाव आयोग ने फुटेज देखे उनको माफ भी किया है। देखिए वो किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिए थे, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिए थे। उन्होंने कि जिसने हमने धोखा दिया, विकास नहीं किया, ये नहीं किया, तो अब समय आ गया बैलेट से बदला लेने का। और बदला एक शब्द है, उसको दूसरे ढंग से ये भाष्य कर दिया गया। चुनाव आयोग ने जब फुटेज दिखा तो उनको क्लीन चिट, तो मुझे नहीं लगता इस पर बहस की जरूरत। ठीक है, लेकिन सर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो क्या समझें, क्या इतना पर्याप्त है कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष ये कह दें कि ठीक है गलती हो गई और सब कुछ ठीक है? आगे पालन करेगी, हमारे बड़े नेताओं के ये में है। अगर कोई एक व्यक्ति गलती करता है तो थोड़े हम कठोर भी उसमें हमें होना पड़ेगा, तो आगे से हम होंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत करना हमारा मकसद है। हिंदुस्तान की इमेज बनी रहे तभी हमारी इमेज बनेगी। फिलहाल कठोर होने की जरूरत नहीं है, इन बयानों पर फिलहाल कठोर होने की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कठोर है साहब, आगे से देखिएगा, ऐसी बयानबाजी नहीं होगी। आगे से देखना होगा। सतीश उठाना चाहता हूँ। जी सतीश जी कुछ कह रहे हैं सर? कह रहे हैं ये बात यहीं से शुरू नहीं हुई है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के रक्षा मंत्री को, विपक्ष के एक नेता को पाकिस्तान परस्त कहा। आप ये कैसे कहते हैं कि ये एक घटना है? कई घटनाएं इस तरह की हुई हैं। सर सुन, और जो सुन से आप जोड़ेंगे जी, तो मैं आपके जवाब दे दें। इस बात से अगर जोड़ेंगे तो आपने भी होम ये डिफेंस मिनिस्टर के वक्तव्य की घोर आलोचना की थी। ये पक्का देना कि कुछ क्या पाकिस्तानी आए, वो कौन सर्टिफिकेट देने वाले हैं? वो सैनिक उसका है कि उसका आतंकवादी है, हमारे देश पर हमला किया तो हमारा दुश्मन है। रामेश्वर सर ये बड़ी अफसोस की बात है। अभी हम डॉक्टर शकील अहमद से चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर शकील अहमद का भी ये कहना था कि बीजेपी के नेता कुछ कहते हैं तो फिर हमें भी ये कुछ कहना पड़ता है, ये संदेश देने के लिए कि हम सॉफ्ट नहीं हैं। कुछ ऐसी बात आप भी कर रहे हैं। फिर परिपक्वता की उम्मीद किससे की जाए सर? कहना पड़ता है, इसे मैं समझ नहीं हूँ। फिर परिपक्वता की उम्मीद किससे की जाए? आपके भी कुछ तर्क हैं, कांग्रेस के भी अपने तर्क हैं, उन तर्कों का सहारा लेकर अगर ऐसे ही आप कहते रहेंगे। भाई ने जो हवाला दिया था कि इस तरह की अगर लोग बयान देते हैं तो उससे साफ झलकता है पाकिस्तान का मनोबल बढ़ता है। डिफेंस मिनिस्टर को बयान देना चाहिए, बताइए। प्रशांत भूषण को बयान देना चाहिए। इस देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर आप चुनाव लड़ते तो आपको ये बयान देना चाहिए। चलिए मैं बहुत संक्षेप में आपसे आखिर में समझना चाह रहा हूं सर, क्या हम मानकर चलें कि अगले चरणों में इस तरीके के बयान नहीं आएंगे बीजेपी के किसी नेता की तरफ से? हमने यही कोशिश की है कि आगे से इस तरह के बयान नहीं हो, आगे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव हो। और सभी पार्टियों के नेताओं से भी मैं अपील करूंगा कि आप इसका ध्यान रखें। डेमोक्रेसी बड़ी चीज है, लड़ने के लिए आपस में देखिए हम विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन आपस में बैठ के ये देश की समस्या हम निपटाते रहे इतने सालों से, इसलिए इतनी कड़वाहट पालने की जरूरत नहीं है चुनाव में। ठीक बात, अच्छी बात है सर। इतनी परिपक्वता जितनी आप यहाँ दिखा रहे हैं बाकी नेताओं में भी आ जाए, कांग्रेस भाजपा और बाकी दलों में भी, तो शायद हमें भी यहाँ चर्चा ना करनी पड़े इस विषय पर। राजकिशोर सर, क्या ये भी बयान रस्मदायगी है? मीडिया में आपको कुछ कहना है तो आप कह दीजिए कि ठीक है आगे से ध्यान रखेंगे, और फिर उसके बाद में कुछ हो जाए तो फिर अपने तर्क रखिए। देखिए एक बयान आता है गिरिराज सिंह का, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने के बाद भी वो अपना बयान वापस नहीं देते हैं। उसके बाद दूसरे दिन प्रवीण तोगड़िया का बयान आ जाता है। इससे पहले आजम खान का बयान, इससे पहले खुद मुलायम सिंह का बयान, इससे पहले खुद राहुल गांधी का बयान पिछले। तो कुल मिला के गिरने की जो नित नई ऊंचाइयां कायम हो रही हैं भारतीय राजनीति में, उसको तो हम छोड़ ही दें। इनसे अनुकरण आप नहीं सीख सकते हैं, अनुकरण इनका नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिला के इनको मजबूर किया जाए, आप मजबूर करेंगे तभी होगा। जैसे आप देखेंगे कुछ ऐसे वाकये हुए, उसके बाद इनको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी और इन सब को लेकर थोड़ा डर पैदा हुआ और विकास की बातें इन्होंने करना शुरू किया जब विकास मुद्दा बना। तो आपको इस भाषा पर भी लगाम लगाने के लिए कुछ कड़े डिसीजन लेने पड़े होंगे मतदाताओं को, क्योंकि ठीक है घृणास्पद बयान देकर आप ताली अगर बटोर रहे हैं तो वो आपकी कैप्टिव ऑडियंस होती है, वो आपको सुनने आई होती है। पूरा हिंदुस्तान आपको नहीं सुनना चाहता उस तरीके की भाषा। तो इतने लोगों ने ताली बजा दी इसलिए पूरा हिंदुस्तान उसको एंडोर्स कर रहा है, ये नहीं मानना चाहिए और यही जवाब लोगों को देना होगा। बिल्कुल, जो मतदाता जवाब देंगे वो तो अब 16 मई के लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन जिस कानूनी प्रक्रिया की बात आप बता रहे थे और सर्वोच्च अदालत के रुख की बात आप बता रहे थे, उसको थोड़ा आप समझाने की कोशिश करें। जी, मैं ये बता रहा था कि इस मामले में जिस तरीके से निरंतर गिराव आता जा रहा है, जिस तरीके की भाषा एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं और मेन जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बातचीत हो ही नहीं रही, तो मेरे हिसाब से कोर्ट्स को भी थोड़ा इसके ऊपर एक नए सिरे से सोचने की जरूरत है। और जब तक, क्योंकि हमारा कुछ ऐसा ही हो गया है सिस्टम की, जब तक कोई सख्त कार्रवाई ना हो तो लोग बहुत उसका एडवांटेज लेते हैं। इसी 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लॉ कमीशन से कि भाई आप विचार करो, क्या कुछ हो सकता है। क्या वास्तव में आपको लगता है कि अब समय आ गया है, विचार किया जाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए जी, एकदम।
और क्या वो ईमानदार पहल हो सकती है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल इसमें एक साथ खड़े दिख रहे हैं? जी, होना चाहिए बिल्कुल मेरे हिसाब से। और बट इसमें राजनीतिक दलों को भी थोड़ी बहुत दिखानी पड़ेगी परिपक्वता, और जो हमारे इलेक्शन कमीशन और जो कोर्ट्स हैं उनको भी। ठीक बात। क्या आपको लगता है सर कि अब राजनीति कैसी हो, राजनीतिक बयान कैसे दिए जाएं, इसका भी फैसला सर्वोच्च अदालत की तरफ से किया जाना चाहिए? मुझे लगता है ये संभव नहीं है। केवल भारत में एक भाषा नहीं है, इतनी सारी भाषाएं हैं, उनमें कोई भी मानक शब्दावली तय करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, पर ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, इसमें एक समझ ले उजाले की किरण जिसे कहते हैं, मुझे लगता है वो बसपा है। मुझे लगता है कि मायावती ने अभी तक कोई भी बयान ऐसा नहीं दिया है जिसे भड़काऊ बयान। सर, हम लोग दिखाई नहीं रहे हैं अपेक्षा कर उतना जितना उन्हें दिखाना चाहिए पार्टी के हिसाब से। समस्या ये भी है कि मीडिया में वो उतना जगह भी नहीं पा रहे तो हैं। वो बहुत नपी तुली भाषा में बहुत कई बार तो लिखकर लाती हैं और वही बोलती हैं। तो इसका मतलब यह है कि स्वस्थ ढंग से बहस हो सकती है। जबकि एक जमाना ऐसा था जब बसपा को लोग कहते थे कि उसके स्लोगन जो है बड़ी जातीय नफरत फैलाने वाले हैं। वो स्थिति अब पर वही जो है मायावती आज एक स्वस्थ राजनीति की प्रतीक जो है इस सारे मामले में सब जन अपना लिया है। पर मुझे एक और बात लगती है जी, संक्षेप में। हाँ जी करें। कि ये सब तभी संभव है कि जो है वो कोड राजनीतिक, देखिए आचार संहिता राजनीतिक दलों ने सहमति से बनाई है। उन पर यह दबाव डाला जाना चाहिए कि वो अपने प्रत्याशियों को, अपने कार्यकर्ताओं को इस मामले में शिक्षित करें और उन पर दबाव बनाए। सर, शिक्षित लोग इस तरीके के बयान दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि शायद यही जीत का मंत्र है, यही जीत का आधार है। फिर आचार संहिता का मतलब क्या रह जाता है, ये भी अपने आप में एक अहम बात है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये 10, 20, 50 नेता ही भारतीय राजनीति की साख पर बड़े सवाल तो नहीं खड़े कर रहे हैं। फिर कैसे हम उम्मीद करें और कैसे हम सम्मान करें अपने माननीयों का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके के बयान हाल ही में नेताओं के आए हैं, क्या उम्मीद कर लें कि आगे ऐसे नहीं आएंगे, और अगर आ रहे हैं तो इसका उपाय क्या है, इससे बचने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। यही सब कुछ समझने की कोशिश आज लोकमंच में। राजकिशोर सर, आपको लगता है कि ये जो हमारे तमाम माननीय इस तरीके के बयान दे रहे हैं, ऐसे 10, 20, 50 माननीय ही भारतीय राजनीति पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, जिससे मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं पूरी जमात की? निश्चित रूप से दिक्कत यह है कि पहले जिसको बोलते हैं कि आप तीखा बोलें, तथ्यों के साथ बहुत करारा प्रहार करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जबकि पहले होता था, एक होता है कि विट के साथ आपने थोड़ा सा व्यंग किया और थोड़ा सा हंसी आई, जो अटल बिहारी वाजपेयी वाली शैली थी। नरेंद्र मोदी की शैली बहुत तीखी और कई बार लोग लगता है बिलो बेल्ट आ गई, तो उसके जवाब में कांग्रेस के लोगों ने भी उसी तरीके से जवाब देना शुरू किया। लेकिन इससे भी नीचे जाके आ जाती बिल्कुल अमर्यादित और बिल्कुल जिसको बोलते असंसदीय और असंवैधानिक भी। ये इस तरीके की जो भाषा आ रही, पाकिस्तान भेज देने वाली, या जो व्यक्तिगत जिस तरीके के प्रहार किए गए, तो ये जो भाषा है, ये दिक्कत ये है कि ये वो लोग हैं जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं। सोशल साइट्स पर भी अगर आप जाएंगे तो बोले ट्विटर पे आप फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं, टीवी पे भी आप सवेरे देखना चाहते हैं, अखबार में भी यही सब छाए पड़े हुए। प्रश्न ये है कि जो आप कैसे विषाक्त कर रहे हैं युवा पीढ़ी को, मानसिकता को, आप इतनी घृणा फैलाए दे रहे हैं और इतनी गाली गलौज उनको सिखाए दे रहे हैं, तो किन संस्कारों के, किस आचार की बात कर रहे हैं? किसके लिए सरकार चाहिए? सरकार चाहिए सुशासन के लिए। आप कहते हैं गवर्नेंस से आप अच्छा कैरियर बनाए, अच्छा पढ़े, लेकिन इस तरीके से गाली गलौज वाला समाज आप क्रिएट करना चाहते हैं क्या बनाना चाहते हैं? लेकिन ऐसे नेताओं से अगर बात करें तो उनका तर्क ये होता है कि हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं, समाज में अगर गिरावट है तो उसकी झलक हमें भी दिखेगी। क्या इस तर्क से बच सकते हैं जो आदर्श? बिल्कुल नहीं, वो कैसे बच सकते हैं? नेता का काम होता है नेतृत्व करना, नेता का काम होता है, हम शुरुआत में पढ़ते थे तो ये कहते थे कि ऑडियंस को अपने स्तर पे ले आए, वक्ता उसको कहते हैं, उसको नहीं कहते हैं कि जो ऑडियंस के स्तर पे उतर जाए। ऑडियंस को क्या अच्छा अगर वो लगता है कि अगर वहां पे उसको आइटम डांस अच्छा लगता है तो क्या आइटम डांस करके आप राजनीतिक रैली करेंगे क्या भाई?
आपने जिन मुद्दों पर पहले आप उनका स्तर ऊपर बढ़ाइए। यही एक ऑडियंस की और यही एक नेता की और नेतृत्वकर्ता की खूबी यही होनी चाहिए कि वो सामने वाले का स्तर ऊपर लेकर आए। अगर वो ये करने में नाकामयाब है और वो कहता है कि हमें चूंकि वो पसंद करते हैं, ये करना चाहते हैं, तो आप क्या अभिनेता हैं या नेता हैं? आप फिल्म नहीं बना रहे हैं। 3 घंटे की फिल्म देख के आपने 100 रुपए का टिकट दिया, चले आए, तालियां बजाई, खत्म हो गया काम। नहीं, आप पर देश को चलाने का दारोमदार है, आपकी जिम्मेदारी है। आप बताएंगे उनको कैसे अनुशासन और आचार आपको सिखाने की जिम्मेदारी, आप इससे नहीं बच सकते हैं। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तर्क हुआ। ठीक बात है। इसीलिए भारतीय युवा भी शायद सक्रिय रूप से राजनीति से जुड़ना नहीं चाहता जब ऐसी तस्वीरें देखता है। लेकिन क्या इसके लिए सतीश सर हम लोग भी कुछ हद तक दोषी हैं? मतलब जो मीडिया है, क्या वो भी दोषी है जब किसी बयान को लगातार 24 घंटे हम लोग चलाते हैं या छापते हैं तो उससे स्थिति सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ती है? उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा जीवन संभवतः सफल हो गया, मैंने इतनी सुर्खियां बटोर ली, और उसके लिए शायद यही काफी होता भी है। मुझे लगता है मीडिया को बहुत दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मीडिया तो जो हो रहा है उसे सामने रखता है। मेरा मानना है कि राजनीतिक दलों की सोच में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। वो एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि दुश्मन समझते हैं, और जब चुनाव आ जाता है तो चुनाव को तो वो वोटों का युद्ध समझते हैं। वो अगर युद्ध हार गए तो उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। कुल मिलाकर ये उनकी सोच है। ठीक है सर, लेकिन जो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन किसी इस तरीके के नेता का बयान पहले पन्ने पर छपना है 4 कॉलम में, या 7वें पन्ने पर छपना है सिंगल कॉलम, वो बयान 6 घंटे तक लगातार टेलीविजन चैनल पर चलना है और रात को 2 घंटे चर्चा होनी है, या वो सिर्फ एक खबर के तौर पर चलना है, ये तो फैसला आप ही लोगों को लेना है। आपको नहीं लगता कि गड़बड़ है कहीं कुछ? अगर आप ना दिखाएं तो शायद इस तरीके के बयान भी ज्यादा ना आए। नहीं, देखिए, अब तो जो है ना, जब से टीवी मीडिया आया है तब से अखबारों का भी बहुत सारा एजेंडा टीवी के जो है प्रोग्राम सेट कर देते हैं। ऐसी स्थिति, अच्छा, टीवी पर भी कैसे होता है, 10 जो है टीवी लगे रहते हैं, एक ने चलाया तो दूसरा पीछे नहीं रहना चाहता। तो इस मनोवृत्ति को पहले खत्म करना। फिर संपादकों का विवेक वो कहीं पीछे छूट जाता है। विवेक पर जो है बिल्कुल इसका जो है उन्हें अपने विवेक के हिसाब से चीजें तय करनी पड़ेगी। सिर्फ सनसनी के लिए अगर वो चीजें चलाएंगे तो वो लोक शिक्षण नहीं कर सकते, भले टीआरपी जरूर बटोर ले। अनिल सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि हम लोगों का मामला है। नहीं, मैं बिल्कुल, मेरे खिलाफ मेरे विचार थोड़े से अलग हैं जी। मीडिया अभी इतना ज़्यादा पावरफुल मीडियम बन गया है, ख़ासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इतने ज़्यादा अलग अलग चैनल्स हैं। उसको ओनर कौन है, उसकी फंडिंग क्या है, किस तरीके से वो खबरें सिलेक्ट की जाती हैं, कैसे पेश की जाती हैं, इस चीज़ को भी ज़रा गौर करें। ठीक है। तो आपको एजेंडाज पता लगेंगे कि क्यों क्या हो रहा है। पहली बात। राजकिशोर सर, आपसे दूसरी बात, एक ही चीज़ को 24 घंटे 48 घंटे तक आप बार बार दिखाते जाएंगे तो उसको एंटरटेनमेंट टाइप वो जामा पहना दिया जाता है, और जो सीरियस मुद्दे हैं उनके ऊपर कम वो रहता है। तो मेरे हिसाब से तो मीडिया को भी इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। ठीक बात। हालांकि सर मामला सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है, समाज बट रहा है इस तरीके की चीजें लगातार चलाने से। सर, नेताओं को भी हालांकि ये समझना होगा कि वो राजनीति में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो अखबारों में छपें या टेलीविजन चैनलों की हर बहस में चर्चा लें। वो नीतियां बनाने के लिए आ रहे हैं, देश चलाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगर वो कुछ गलती करते हैं तो क्या हम भी गलती करें? नहीं, गलती करने की बात नहीं है। आमतौर पे जैसे गिरिराज सिंह का बयान आया या प्रवीण तोगड़िया का बयान आया तो मीडिया क्या उसको डिफेंड करता दिखाई पड़ रहा है क्या? या मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तो क्या उसको मुजफ्फरनगर दंगों को जायज ठहराता हुआ दिख रहा है क्या? ये बात बिल्कुल वर्मा जी ने सही कही कि ये जो फंडिंग या जो तमाम चीजें ये विषय है, इन पर चर्चा होनी चाहिए, वो भी ठीक है। लेकिन जिस तरीके का कंपटीशन आ गया, सोशल मीडिया सामने आ गया है, आप टीआरपी के खेल में भी उस समय तक ही रह सकते जब तक आपके क्रेडेंशियल्स हैं। जब तक अगर आपकी विश्वसनीयता खो दी तो आप कितना भी बड़ा नेटवर्क फैला दें तो बोले अरे यार ये तो बिके हुए हैं। बिल्कुल। और आप देखिए कि आप भी पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं, जैसे आप हमारे चेहरे पर कुछ कहने का साहस रखते हैं, पब्लिक अब नहीं सुनना चाहती, जैसे नेता के सामने कहने का साहस रखती है, वो पत्रकार को भी आईना तुरंत दिखाती है कि भाई आप क्या कह रहे हो, क्या बात कर रहे हो, लेकिन आप निष्पक्ष नहीं दिख रहे हो। अगर इस तरीके के नेता को हम प्राथमिकता ना दें खबरों के स्तर पर, तो क्या आपको लगता है कि कुछ हद तक ही सही समाधान हो सकता है? शायद उसको और ज्यादा प्रोत्साहन ना मिले, उससे प्रभावित होकर बाकी नेता उस रेस में ना कूदें। देखिए, ये स्वनियंत्रण बहुत आवश्यक है, इससे किसी को दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन एक बात अनुराग जी बताइए आप कि कारपेट के नीचे गंदगी को छिपाकर रख के क्या फायदा होगा? ठीक बात। धीरे धीरे वो कारपेट भी सड़ जाएगी। बेहतर है कि उसको आप बाहर निकल के आने दीजिए। उसको जब अपने आप बजाएगी और लोगों को दुर्गंध फैलेगी तो उसको साफ करने के लिए लोग अपने आप आगे आएंगे। जब घर में रहना
हो जाएगा, तब लोग नीचे सड़कों पर आएगा। ऐसा कई बार हुआ भी है। और आप देखेंगे तो चीजों को छिपाकर आप नहीं कर सकते। भाई आपका चेहरा खराब है तो आईना ना थोड़ी तोड़ देंगे, आपको अपना चेहरा ही ठीक करना पड़ेगा, उसके साथ रहना सीखना पड़ेगा। तो ये उसी तरीके की बात है। तो हम कितना दिखा रहे हैं कितना नहीं दिखा रहे हैं, और ओवर एक्सपोजर जब हो जाता है तो लोगों की अनिच्छा हो जाती है। तो ये मैं बता रहा हूं कि एक प्रोसेस है। आप देख, आप बीच में याद करिए, अभी हम राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं, हम लोग पहले आज से 5 साल पहले चर्चा करते थे क्या यार आप टीवी और ये जो आइटम डांस इन सब की बातें करते थे, खबरें गायब हो गई थी। अब जब खबरें आई, राजनीति आगे आई है, बोले कि अब क्या है, बोले अब लोग राजनीतिक चीजों में दिलचस्पी लेने लगे। तो इस समय है, समय अपने आप डिस्कोर्स तय करेगा। आप इस पे बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि लेकिन किसी चीज को छिपाना दिखाने की बजाय ज्यादा घातक है, ज्यादा खतरनाक है, ऐसा मेरा मानना है। तो ठीक है, जो जिस रूप में आ रहा, विकृत रूप में, आना, उसको आप दिखाइए, धीरे धीरे लोगों में अपने आप। ठीक बात। लेकिन सर जो मतदाता है वो तो परिपक्व हो गया है, घर से बाहर निकल रहा है, पिछले जो तमाम रिकॉर्ड हैं वो टूट रहे हैं, बहुत अच्छा मतदान का प्रतिशत है। लेकिन जो हमारे नेता हैं वो शायद उल्टी दिशा में कहीं चल रहे हैं, उनकी परिपक्वता लगातार कम हो रही है। आने वाले दिनों में फिर कैसे हम किसी बदलाव की उम्मीद कर लें? मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि ये बात उनकी समझ में क्यों नहीं आ रही है। लोग 21वीं सदी में उस आगे रॉकेट साइंस की तरफ जा रहे हैं, ये बैलगाड़ी की तरफ जाना चाहते हैं। लोग जुड़ना चाहते हैं, नेटवर्क बन रहा है और ये विभाजन कराना चाहते हैं। ये इसको मैंने इसीलिए कहा कि ये जिम्मेदारी इनको ठीक जो है कानून और ये सब संस्थाएं सब करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई व्यक्ति आएगा करेगा, लेकिन इसका जवाब सिर्फ जनता दे सकती है और उन्हीं के हाथ में इसका इलाज है और किसी के हाथ में इसका इलाज नहीं। ठीक बात। क्या जनता को ही सर फैसला लेना होगा या नेताओं से भी किसी बदलाव की उम्मीद की जा सकती है, सकारात्मक बदलाव की? फिर मुझे तो ऐसे ये सब चीजें चल रही हैं, पर मुझे लगता है कि बड़ा सकारात्मक चेंज है इस देश में। पहली बार जो है सारा चुनाव विकास के मुद्दे पर हो रहा है। क्या आप इसे परिवर्तन नहीं मानते? इतने बड़े लोग, इतने सारे मतदाता, आप उनसे पूछिए किस मुद्दों पर वोट दे रहे हैं तो वो कहते हैं कि विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। और ये प्रक्रिया आज की नहीं है। विधानसभा चुनाव देखिए, जिसने अच्छा काम किया लोगों ने उसे दोबारा जिताया, उसे तिबारा जिताया। तो इस तरह का परिवर्तन लोगों में है। लोग सही मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, सही मुद्दों पर बहस कर रहे हैं और ये आगे भी बढ़ सकती है। ये जो तमाम चीजें हमको दिखाई देती हैं, ये शायद हो सकता है कि बीच में कचरे की तरह छट जाएं और लोग आगे बढ़ें, विकास के मुद्दे पर चर्चा करें। ठीक बात। जो जनता है, मतदाता है, वो सही दिशा में जा रही है। नेता से कुछ सुधार की उम्मीद की जाए या सब कुछ जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ मतदाता के कंधे पर ही छोड़ दें? मैंने जैसे पहले भी कहा था, मुझे लगता है मतदाता, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन जब तक ये नेताओं के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे वो उस दिशा में नहीं चलेंगे। मैं आपको मिसाल के तौर पर आरटीआई का वो देता हूँ। सीआईसी फुल बेंच जुलाई 2013 में डिसीजन दिया था कि 6 नेशनल पार्टीज जो हैं वो आरटीआई के अंडर आएंगे। क्या किया उन्होंने? जवाब तक नहीं दिया। जनवरी में सीआईसी ने शो कॉज नोटिस इशू किया, सिर्फ एक पार्टी सीपीआईएम ने उसका जवाब दिया है, उसमें भी उसने 6 महीने और मांगे हैं, बाकियों ने दोबारा जवाब देने की तकलीफ नहीं करी। तो इस तरीके का जब रवैया है, जो इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं हम, इनर पार्टी डेमोक्रेसी और इन सब चीजों की, उसमें ये सब एकजुट हो जाते हैं और रेजिस्ट करते हैं। तो समाधान क्या फिर? समाधान मैं वही बता रहा हूँ कि इन पर जब तक प्रेशर नहीं डाला जाएगा तब तक अपनी तरफ से मुझे नहीं लगता कि ये आसानी से इम्प्रूवमेंट की तरफ राजकिशोर सर, कानून के स्तर पर भी नए सिरे से सोचे जाने की जरूरत है, दबाव बन सके। कानून बनाना किसको है भाई? कानून तो यही बनाएंगे, यहीं पर आके बनेगा, संसद में ही आकर कानून बनेगा। और बनाने वाले कौन है? अपने खिलाफ कानून बनाने में कितना टाइम लगता है और कैसे बनते हैं और कैसे लागू होते हैं, हमसे आपसे छिपा नहीं हुआ है। तो सवाल वही बात है जो कही वर्मा जी ने कि दबाव बनेगा कैसे? दबाव बनेगा नतीजों से। सबसे ज्यादा डरता है नेता चुनाव से, चुनाव लड़ने से, चुनाव हारने से। तो उसको जवाब उसी तरीके से देना होगा। तो थोड़ा ज्यादा विवेक से, सिर्फ वो एक दिन वोट डालने जाना है उस हिसाब से नहीं, जिस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं पॉलिसी को लेकर या इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, उसी तरीके से उतना ही समय केवल आप दे दें लोगों के प्रत्याशियों पर और उसके बाद आप वोट दे जाके, जिससे ये कम से कम आप आकलन कर पाएंगे कौन इसमें उचित प्रत्याशी, किसके पास क्या मुद्दे हैं, उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। और लगातार आपको लगातार आवाज उठानी पड़ेगी विभिन्न ग्रुपों से कि हाँ भाई ये ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं आ रही। जैसे 6 राजनीतिक दलों वाली बात है, तो आप चाहे कांग्रेस ले लें, चाहे भारतीय जनता पार्टी ले लें, ये दोनों एक दूसरे को चाहे जितना पानी पी कर कोस रहे हो, लेकिन इन दोनों की भाषा उस समय एक थी कि हम इतने पुराने दल हैं और हम चुनाव आयोग को अपना वो देते हैं। अरे भैया देते हो तो यहां भी दे दो, क्या दिक्कत है? ठीक बात है वो। लेकिन
एक बार इसका मतलब ये ना समझ लें कि हम आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। आपको फैसला लेना है कि आपको वोट किसको डालनी है। वोट जरूर डालें, लेकिन सोच समझ के, पढ़ के, जो पूरा एफिडेविट है उसको ध्यान में रखकर, वो राजनीतिक दल किस तरीके के चुनावी घोषणा पत्र में अपनी बातें रखती है उसको ध्यान में रखकर वोट डालें, सही फैसला लें। ये जो तमाम चर्चा हम लोग कर रहे हैं इसका निदान आप ही के हाथ में है। आप अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल जरूर करें। देखते हैं सर किस तरीके का बदलाव आने वाले दिनों में दिखता है। उम्मीद यही करेंगे कि 2019 में इस तरीके की चर्चा फिर हमें ना करनी पड़े, तब सुधरी राजनीति हो, थोड़ी बेहतर चर्चा हो, अच्छे मुद्दों पर चर्चा हो, वो ज्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का कार्यक्रम में समय निकालने के लिए और अपना अनुभव साझा करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये चर्चा पसंद आई होगी, इसी उम्मीद के साथ कि आगे कम से कम इस मुद्दे पर चर्चा ना करनी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।